नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक के हमारे सभी एपिसोड्स बहुत पसंद किए गए हैं और आप लोगों ने अपना प्यार हमारे को अपनी ईमेल्स के ज़रिए बहुत भेजा है। हमारे इस शो के अंदर खास बात ये रहती है कि हम आपके बिजनेस की अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं इसी प्रोग्राम के दौरान। जी हाँ, इसी प्रोग्राम के दौरान। और हमारे साथ में मौजूद रहते हैं एक साइबर एक्सपर्ट जो फर्दर अपनी इनपुट्स के साथ में आपके इस बिज़नेस को और सिक्योर कैसे कर सकते हैं उसकी राय देते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं GISPL का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने ये मुहिम को शुरू किया, उन्होंने प्रेरणा दी इस तरह के एक एपिसोड को बनाने के लिए, इस तरह की सीरीज़ को बनाने के लिए जहां टेक्नोलॉजी के गैप्स को हम लोग डिस्कस कर पाते हैं। साथ ही में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्लाउड एक्सेस का, जो कि भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म डेफिनेटली बन चुका है। दोस्तों, आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इस पर्टिकुलर एपिसोड का आगाज़ करते हैं। अपने दो दोस्तों को यहाँ पर मैं स्वागत उनका करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा मोहम्मद परवेज़ साहब का। स्पार्क इंटरनेशनल के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। परवेज़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू सर। साथ ही में मेरे साथ मौजूद हैं चेतन खुराना जी, जो कि RK इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो इस प्रोग्राम का हम लोग कैसे आगाज़ कर सकते हैं जब तक हम लोग डॉक्टर नवीन धाम का स्वागत ना कर लें। तो आइए पहले उनको ग्रीट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं प्रवेश जी आपसे। यस सर। स्पार्क इंटरनेशनल का नाम हम लोगों ने सुना, हमारी टीम ने सुना, आप लोगों को चुना और यहाँ पर हमारे सामने आज बैठे हैं आप। तो ये रीज़न सर एक ही था कि स्पार्क इंटरनेशनल इतना बेहतरीन काम कर रहा है। तो कुछ बताइए सर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। स्पार्क इंटरनेशनल हम लोगों ने 2008 में इसको लॉन्च किया था और सिंस देन ये कंपनी आराम से चल रही है। तो क्योंकि ये स्पार्क इंटरनेशनल हम लोगों ने फर्नीचर फर्टर्निटी के लिए किया था। फर्नीचर वी मैन्युफैक्चर द ऑफिस फर्नीचर बेसिकली, एयर चेयर्स एंड ऑडिटोरियम चेयर्स, रिवॉल्विंग चेयर्स। तो ये हमारा इस पे काम ज़्यादा फोकस रहा शुरू से। फिर धीरे धीरे हम मॉडलर की तरफ आए, जो मॉडलर फर्नीचर की बात कर रहे हैं। तो आज जितने भी ऑफिसेज जो बन रही हैं वो सारे मॉडलर फर्नीचर पे ही आ रही हैं। तो हमारा जो काम शुरू हुआ है 2008 से। हालांकि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है 1998 से है। अच्छा। तो ऑलरेडी चूँकि मैं इसी फील्ड में रहा हूँ और बाद में आकर के इसी फील्ड की कंपनी को मैंने बर्थ किया और उसके बाद फिर इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद फिर ये आगे ये चला है। वही 2008 में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। आज ये भी रनिंग वेरी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो सर ये कैसे आपने 1998 में आप जॉब कर रहे थे या? जी नहीं, मैं जॉब कर रहा था। जॉब कर रहे थे बेसिकली मैं जॉब कर रहा था जी। और 10 सालों का लगभग एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर उसके बाद अपने तो कहते हैं कि जब एक जॉब में एक सिक्योर्ड इनकम हमारे को मिलनी शुरू हो जाती है तो एक रिस्क लेने का एक जज्बा ख़त्म हो जाता है। ऐसा था क्या? ये एक थी उस वक्त जब आप स्विच करते हैं कोई भी चीज़ों को, तो उस वक्त आपको रिस्क लेना होता है। तो हमने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस चीज़ का गेन किया, कुछ पढ़ा भी था कि आप रिस्क जब तक नहीं लेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो उस वक्त हमारा ख्याल आया कि भाई अगर मैं जो बंधा है, जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं वो सिक्योर्ड मनी आ रही है, इसको छोड़ेंगे पता नहीं बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा सभी लोगों के माइंड में आता है। तो फिर भी हमने अपने आप को माइंड को पॉजिटिव रखा और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और उस कंपनी को छोड़ करके फिर इस चीज़ पे आए। और ऊपर वाले की दया से डे 1 से हमारे बिज़नेस में कहीं पे कोई कमी नहीं आई, चूँकि वो 10 साल का जो पीछे का एक्सपीरियंस था और जो 10 साल के जो पीछे के क्लाइंटेज थे वो वही आगे चलकर हमारे को काम आती चली गई। बहुत खूब है। तो अभी क्या टर्नओवर होगी आपकी कंपनी की? अभी आज के दिनों में लगभग 8 से 10 करोड़ की है। बहुत खूब है। दोस्तों, एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए बिज़नेस का एक स्टेप उठाना बहुत ही मुश्किल रहता है। परवेज़ जी ने कर दिखाया। चेतन जी, आपकी जो एक लीगेसी है, मैं तो ये कहूँगा कि आपने एक चलते हुए बिज़नेस के अंदर आपने कदम रखा है, तो कितना आसान था और कितना मुश्किल? It was very easy for me because since like class 10th I have decided कि I'll join the business, family business, because my parents have started it. So it's just like a legacy to take it further and forward. So my parents, when I joined the business, they were like only making PVC compounds for the various companies across India and globe.
So when I joined, I like product maximization. We introduced our brand on Ciaz, in which we are like dealing in like lighting, accessories, cables, wires, and earlier it was just B2B. जी Now we are like B2C, business to customer, business to government, and business to business also. And the Ciaz brand is like, we are doing good, and it's been like growing day by day. तो ये Ciaz हमने ब्रांड लॉन्च करा, फिर स्टार्ट हमने इसका किया था वायर्स एंड केबल से. वी गॉट मतलब लोगों से बहुत अप्रिसिएशन मिला, तो वी टुक अनदर प्रोडक्ट. फिर हमने स्विचेस स्टार्ट करे, फिर और प्रोडक्ट मतलब अप्रिसिएशन मिला. नाउ वी आर इनटू लाइटिंग एंड वी हैव प्लान्स फॉर गीजर्स एंड फैंस आल्सो. अच्छा. एंड वी आर लाइक देयर इन लाइक 10 or 12 स्टेट्स वी आर वर्किंग. इट्स वेरी गुड. तो चेतन, जैसे अभी आपने बताया कि आपने इतना कुछ किया, जैसे अब और कुछ नया भी करने जा रहे हैं, तो जैसे एक यंग ब्लड आता है जब एक चलती हुई कंपनी के अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करता है, आपको क्या दिखा कि आपकी इस कंपनी के अंदर क्या चीज़ की कमी है और आपके आने से वो कैसे पूरी हो जाती? सही, ये बिल्कुल सही है. मैंने देखा पहले बैठ के दूर से. मैं अपने पापा का आप कह सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट बन के आया. अच्छा. मैंने 1 महीना 2 महीना 3 महीना अराउंड 6 months मैंने बस देखा कि कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है. देन मैं अपने पापा के साथ बैठा, मैंने उनको बोला कि ठीक है, आई एम रेडी टू जॉइन द बिजनेस, बट अब हम कुछ नया करेंगे, नया लॉन्च करेंगे, बिकॉज वो हमारा ऑटोमेशन मोड पे वो चल रहा है, बिकॉज उसके पीओज आते हैं, माल डिलीवर हो जाता है. बट इफ़ आई एम कमिंग, अगर मैं बिज़नेस में आ रहा हूँ तो क्या नया कर सकते हैं. तो उसको हमने फिर बैठ के बात करा. फिर हमने कहा अब हम बिज़नेस टू कस्टमर में जाएंगे, मतलब ब्रांड नेम बनाएंगे ना बाय गॉड. चेतन, जो है जो इतनी आसानी से किसी ऐसे व्यक्ति को कन्विंस करना नहीं हो पाता जो ऑलरेडी इतने सालों से बिजनेस करता चला आ रहा हो. आप उनके बेटे ज़रूर हैं, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है, तो आपको कितनी मुश्किल आई उन्हें कन्विंस करने की? मेरे को मुश्किल नहीं आई, बिकॉज मैं इस बात से बहुत खुश हूँ क्योंकि मतलब मेरे पापा इस बिजनेसमैन है और उन्होंने बिजनेस को बिजनेसमैन की तरह ही सोचा. ही वॉज वेरी ओपन टू ग्रोथ. और अगर मैं आता और वही काम करता तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता आने का. तो मैंने उनको ये समझाया कि ये तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी. मैं आ रहा हूँ आपके बिजनेस में, बैठ रहा हूँ और बस कर रहा हूँ. तो हमने डिसाइड किया कि हम ये करेंगे, तो अब मैं उसको कर. बहुत खूब. तो प्रवेश साहब, ये शो टेक टॉक्स है और टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पर बहुत खुले तौर पे बात करते हैं जी. तो यदि मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि टेक्नोलॉजी का यूज़ आपके बिजनेस में कहाँ कहाँ हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी दो तरह की चीज़ हम बात कर सकते हैं. जी. एक तो मशीनरीज़ की बात करें, जो हमारे प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वहाँ पे हो सकती है, और दूसरी जो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं जब हम आप अपने ब्रांड को या अपनी प्रोडक्ट को प्रमोशन कर रहे हैं. सो दो जगह पे आ रही है. मैं सबसे पहले बात करूँगा कि जो टेक्नोलॉजी, जैसे कि अगर आप देखिएगा कि ये फर्नीचर जो है लाइन बड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट में है जी. हम जहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि ये बेसिकली शुरुआत होता है कारपेंटर से, और जो बिल्डर और लोहा लेकर के एक छोटी सी दुकान में लेके बैठ करके वो वेल्डिंग कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, या आप कहीं पे कारपेंटर की दुकान में छोटी सी देख लेंगे तो वहाँ पे फर्नीचर बन रही है जो रेसिडेंशियल भी बनती है, और चेयर्स वगैरह भी लोहे के भी काम होते हैं. लेकिन अगर आप इसमें जाएंगे, अगर प्रोफेशनली अगर आप किसी चीज़ को लेके आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो मशीन का यूज़ करना होता है. जैसे अगर हम मान लीजिए कि पाइप है तो पाइप की बेंडिंग मशीन आती है, ठीक है, मैं लोहे की बात कर रहा हूँ तो, या सियासी शीट अगर आती है, अगर मेटल का हम पूरा स्ट्रक्चर बना रहे तो वो उसकी पूरी पर्टिकुलर मशीन आती है, वो मशीन से कट पिट करके आती है, पावर मशीन होती है. देन फिर अगर हम चेयर्स वगैरह की बात कर रहे हैं जहाँ पे सिलाई भी हो रही है, और जो फोम बन रहे हैं वो फोम, हालांकि वो फोम तो किसी दूसरे से हम आउटसोर्सिंग करते हैं जो फोम बनाने वाले, तो वो जो फोम बना रहे तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं पे उनको रॉ मटेरियल पीयू की लेनी पड़ती है, और वो पर्टिकुलर मशीन के डाई से बना करके वो निकालते हैं वो फोम. मतलब आप आज के ज़माने से अछूते बिल्कुल नहीं हैं, और कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी जो है हर समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे मिल जाती होगी. शायद चाहे वो आपकी डिज़ाइनिंग पार्ट हो, एग्जैक्टली है ना, चाहे वो आपका कटिंग पार्ट हो, मशीन्स वहाँ पे यूज़ होती हैं. बिल्कुल. और फिर आपके ऑफिस एरिया, एडमिन एरिया के अंदर भी कहीं ना कहीं आपके जब अकाउंटिंग हो रही है या फिर ERPs है, बिल कट रहे हैं, तो वहाँ पे भी आई थिंक कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है. कंप्यूटर के बिना आज कुछ नहीं है. जी. आप अगर प्रमोशन की बात करते हैं, या आप अगर अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, जैसे हमारी टैली चल रही है, आप डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो ऑटोकैड का सहारा लेना पड़ता है जी. अगर आप प्रमोशन की बात करते हैं तो सोशल मीडिया का
सहारा लेना पड़ रहा जी। है। तो हर जगह पे टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी से दूर हो रहा है तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। जी, जहाँ तक मुझे भी समझ में आया, तो टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। और आज की डेट के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो सभी बिजनेसेस को लिटरली गवर्न कर रही है, इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग टेक्नोलॉजिकल गैप्स को ढूंढें। चेतन से मुखातिब होंगे और उसके बाद चलेंगे डॉक्टर धाम के पास, ये जानने के लिए कि टेक्नोलॉजिकल गैप्स उन्होंने कहाँ देखे। चेतन, आप लिटरली एक इंडस्ट्री को रन कर रहे हो, जी। आप तो एक बहुत ही वाइड सेगमेंट के अंदर हो। जी। तो इस वाइड सेगमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही वाइड स्प्रेड भी होगा, जी। तो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? सर हमारे बिजनेस हमारे बिजनेस में तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड टेक्नोलॉजी, सिर्फ टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑल्सो। इफ़ अगर हम टेक्नोलॉजी को एडवांस नहीं करेंगे और इंडिया जिस स्पीड से बढ़ रहा है, उसकी डिमांड जिस स्पीड से बढ़ रही है, अगर हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ये तो हमने क्लासेस में पढ़ा है, टेक्नोलॉजी से आप बिज़नेस को अपग्रेड कर सकते हो। हमारी इंडस्ट्रीज़ में भी आपको हर साल मतलब जब भी ज़रूरत पड़ती है या जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, हम उसको पहले समझते हैं, फिर अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी मशीनें चल रही हैं तो पहले क्या होता था, मैंने तो देखा है अपने स्टार्टिंग से कि पहले देसी मशीनें होती थी, अब तो कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू फीड एवरीथिंग इन कंप्यूटर्स। इवन वो मटेरियल की कटिंग, पॉलिशिंग, इवन मोल्ड को कंप्यूटर रोबोट निकालता है, ये सब मैंने देखा है चेंज होते हुए। तो ये इससे ये भी फ़ायदा हुआ कि जो हमारी क्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ होती रहती है। उसके बाद ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजीज आ गई। पहले मतलब मुश्किल होता था, यू हैव टू गो ऑर्डर लेके आना, ये सब करना। अब तो सेल्स टीम आपकी ऑर्डर आपका अपलोड करती है, यू गेट आपका ऑर्डर स्क्रीन पे आता है, डिस्पैच हो जाता है, डिस्पैच में सारा आपको चेक हो जाता है। ये सब टेक्नोलॉजी का है जो हमारा जितना अब हम फ्री हो गए, मतलब आर बिजनेस टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर बिजनेस वेरी फ्री स्मूथ, सो दैट कि हम और काम कर सकते हैं। मतलब अब क्या डेवलप करना है इसमें हम टाइम दे सकते हैं। चलिए, आप फ्री हुए हैं या बंद गए हैं और ज़्यादा, ये डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर धाम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने दोनों बिजनेसेस को देख लिया, सुन लिया, तो आपकी राय में टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ परेशान कर सकती है? देखिए, इसमें दोनों बिजनेसेस में एक कॉमन चीज़ है कि दोनों एक नेटवर्क के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेटवर्क है, कंप्यूटर्स का नेटवर्क, उसके अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है। जो फर्नीचर वाले बिजनेस में आप देखो तो सीएनसी मशीन, सीएनसी सॉफ्टवेयर के थ्रू वो मशीन कनेक्टेड है और वो डिज़ाइन बनाती है, राइट। तो वो जब वो डिज़ाइन बना रही है तो उस जो अगर हैकर उस मशीन को अटैक कर दे जिस पे वो डिजाइन है, पहले तो वो डिजाइन ले जाएगा आपके, जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजाइन होते हैं, तो वो ले जा सकता है। और दूसरा, आपकी मशीन की वर्किंग में भी इफेक्ट कर सकता है। अगर वो उसने सॉफ्टवेयर में कुछ मालवेयर डाल दिया और उसकी माल फंक्शनिंग हो गई तो डिजाइन आपका गलत निकल सकता है या कुछ भी वो अपने हिसाब से निकाल सकता है। तो जिस नेटवर्क में वो बैठा हुआ है, तो उस नेटवर्क को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। जो कि अगर वो बाहर से आ रहा है तो फायरवॉल्स के अंडर जो है आपका पूरा नेटवर्क एस्टेब्लिश होना चाहिए और वो भी प्रॉपरली चेक्ड होना चाहिए थ्रू साइबर एक्सपर्ट्स की कोई हैकर उसको हैक तो नहीं कर सकता। और दूसरा जो बिजनेस है वायर्स वाला, उसमें अगर आप देखो तो उसमें पीएलसी यूज हो रही है। तो पीएलसी में एम्बेडेड अटैक्स होते हैं। तो एम्बेडेड अटैक में क्या होता है कि नेटवर्क के अंदर अगर हैकर आ गया, क्योंकि ये पीएलसी आप कहीं पे भी बैठकर इनके सॉफ्टवेयर को आप ऑपरेट कर सकते हो। आप घर पे बैठ के भी देख सकते हो कि मेरी कितनी प्रोडक्शन निकली, कितना जो है कहाँ पर हॉल्ट आया, कितनी देर रुका काम। तो वो हैकर भी कर सकता है। हैकर को अगर कनेक्शन मिल गया उस सिस्टम का तो वो अपने हिसाब से जो है वो उसको ऑपरेट कर सकता है। तो आपकी मशीन की जो है माल फंक्शनिंग हो सकती है अगर हैकर के पास उसका एक्सेस आ गया, अगर उस मशीन का, पीएलसी मशीन का, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से चला सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। पर अगर आपके पास जो मशीन है वो एक अच्छे प्रोवाइडर से है और आप प्रॉपर्ली उसे मेंटेन कर रहे हैं, आपने पूरे नेटवर्क को सिक्योर किया हुआ है, तो आप इस तरह के अटैक से बच सकते हैं। चलिए, बहुत खूब डॉक्टर साहब, अभी आपसे हम इसके समाधान और भी ज़्यादा जानेंगे जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा, आपसे पूछते रहेंगे।
प्रवेश साहब, जैसे कि अभी आपने डॉक्टर साहब को सुना कि काफ़ी गैप्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, काफ़ी आप शायद अनजान हों लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई आपके नेटवर्क में घुसकर देख रहा है, तो इस बात से शायद ज़्यादातर बिजनेसमैन जो है अनजान रहते हैं। पर चलिए, उस विषय में तो हम लोग धीरे से बात करेंगे ही दोबारा, लेकिन जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आपने बहुत लंबा समय तय किया है, 1998 से लेके आज 2023 में आप बैठे हैं, तो इस दौरान बहुत से चेंजेस आपने खुद ने देखे हैं। बिल्कुल। कैसे अडाप्ट करते चले गए? अगर इस चीज़ों को देखा जाए तो जो मैनुअल वर्क से लेकर के आज एक सिस्टमेटिक वर्क में चले आए जी। तो ये अगर 1998 की जो मेथड की बात करते हैं, चाहे अगर मान लीजिए सेल की बात कर रहे हैं या मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जो मार्केटिंग हुआ करती थी या सेल हुआ करते थे, इफ़ यू रिमेंबर दैट टाइम येलो पेजेस से काम होता था। जी जी जी। ठीक है, तो अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो येलो पेजेस में आ गया भाई हमारा नाम, तो उससे हमारे को कुछ बेनिफिट हो रहा है। धीरे धीरे वो चीज़ चेंज होती चली गई। मैंने तो जो पहला ईमेल आईडी भी जो बनाया था, तो वो शायद मुझे याद है कि वो समवेयर अराउंड 2000 के आसपास बनी थी, तो वो ईमेल आईडी थी। तो ईमेल क्या होता था 98 किससे पहले हम लोग नहीं जानते थे। धीरे धीरे वो पता चला, देन फिर उससे हम लोगों ने आगे मार्केटिंग शुरू की या लोगों को अवेयरनेस आई। फिर मोबाइल्स आ गए, मोबाइल में भी वो पहले तो इनकमिंग भी हमारे फ्री नहीं थी, तो उसमें भी चार्जेस लगते थे, पेजर का ज़माना था, तो वो चीज़ें थी। फिर उस वक्त इफ़ यू रिमेंबर कि हमारी जो मैसेजेस जो जाते थे वो फैक्स मशीन के थ्रू जाती थी, कंप्यूटर के थ्रू भी नहीं, कि ईमेल भी बहुत कम था, ईमेल भी लोग नहीं जानते थे, अवेयर नहीं थे। तो मैंने वो ज़माना देखा, तो उस ज़माने के साथ लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला गया और ईमेल से लेकर के आज जीमेल तक पहुंच गए। ठीक है, आज का ज़माना जो है और बहुत फास्ट है, और अब तो सोशल मीडिया आ गई। सोशल मीडिया में जो आप ज़रा सा भी चीज़ अगर आप करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं पे पूरी मार्केटिंग आ जाती है। तो जो आपका जो मेन कहना है कि आज के दौर में जो इनसिक्योरिटी जो फील हो रही, जैसे कि धाम साहब ने बताया कि अब इनसिक्योर हो सकता है कि आपके जो डेटा हैं वो कोई चोरी कर सकता है, तो वो पहले वो चीज़ नहीं थी। आज के दिनों में ये ज़्यादा रिस्क कवर हो रहा है, तो इस चीज़ का तो सॉल्यूशन वो धाम साहब जैसे लोग ही बता पाएंगे। पर मैं आपके पास दोबारा आऊँगा ये जानने के लिए कि इस बदलते समय में आपने अपने टेक्नोलॉजी के ज़रिए या फिर अपने हुनर के ज़रिए क्वालिटी में कैसे इम्प्रूवमेंट आप लेके आते रहे। मैं पहले चेतन से पूछना चाहूँगा। चेतन, आपने तो जीमेल का ही ज़माना देखा है। जी सर, मैं बिल्कुल इस मामले में बहुत खुश हूँ कि मैंने यही देखा है ज़माना। मैं बस देख रहा था तो मेरे ऊपर से जा रहा था वो सब, कि मैंने देखा नहीं। बट सर, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है अब से, क्योंकि मैंने जैसे अपनी फैक्ट्रीज़ में ही देखा है। पहले जो केबल बनने का तरीका था, पहले स्विचेस बनते थे, वो लेबर इंटेंसिव थे। वो क्या कहते हैं, आप बैठे हुए हैं 10 20 30 50 लोग बैठे हुए हैं, वो एक एक पार्ट उसमें डालते हैं। अब ये सब कुछ नहीं है। अब क्या है, मोल्ड से निकला, रोबोट ने उसको उठाया, फिट करा, आगे भेज दिया, रोबोट ने उसको पैक करा, आगे भेज दिया। और जो उसमें क्या कहते हैं, मतलब अब फॉल्ट है, वो आपको अगर जैसे वो मोल्डिंग में फॉल्ट आया तो रोबोट ने उसको उठाया, उसको स्क्रैप कर दिया। तो ये सब जो क्वालिटी इंक्रीज हुई है, ये क्वालिटी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल हुई है। और क्या कहते हैं, टाइम फैक्टर बचे। पहले जो स्विच मान लीजिए या जो केबल मान लीजिए 1 सेकंड में बन रहा है, अब 1 सेकंड में 5 स्विच बन रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन बढ़ी है और जो आज मतलब डिमांड जो बढ़ रही है, उसको सप्लाई को अगर बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी इज़ मस्ट। नहीं, जैसे अभी मेरे को प्रवेश साहब से समझने को मिला, येलो पेजेस का जिक्र किया इन्होंने, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट ओरिएंटेड माइंड रखते हैं प्रवेश साहब, लेकिन आपका जो है प्रोडक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा लगता है। मार्केट ओरिएंटेशन आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे कर रहे हैं आज की डेट में, ये जानना ज़रूरी है। सर क्या कहते हैं, हमारी मार्केटिंग टीम है, सारा प्लेटफॉर्म्स पे वी आर देयर, लाइक 60,000 पीपल की हमारी मतलब फेसबुक और उस पर तो है। तो हमारी टीम है, मार्केटिंग टीम, जो सारा देखती है, अपलोड करती है। तो आई मीन मोर इनटू प्रोडक्शन, तो मैं ज़्यादा इसलिए प्रोडक्शन की बातें कर रहा हूँ। बाकी मार्केटिंग टीम है, वो पूरा देखती है। वी हैव 60,000 फॉलोअर्स फेसबुक पे और वगैरह पे, तो दे डू कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड ऑन लाइक डेली बेसिस पे मेरे को अराउंड 10 to 20 कॉल्स वी रिसीव की वी सॉ योर प्रोडक्ट्स, हमें चाहिए ये। उसके बाद हमारे क्या कहते हैं,
व्हाट डू यू कॉल इट, एड्स आते हैं टीवी पे, एड्स आते हैं, तो वो सारा मार्केटिंग टीम रन करती है। प्रवीण साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने 1998 में शुरू किया तब इक्विपमेंट्स और टूल्स में बहुत फ़र्क था। बिल्कुल। अब इस समय तक आते आते जो है टूल्स और मशीन्स जो आ गई हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं जी। क्वालिटी किस हद तक इम्प्रूव हुई? ऑब्वियस है क्वालिटी। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे पहले चेयर बना करती थी तो उसमें पीछे से जैसे लोहे की अगर पाइप लगी हुई, फिर ऊपर में सीट अगर लकड़ी का है, फोम है, तो नीचे से वो कील लगाई जाती थी या स्क्रू कसे जाते थे। तो आफ्टर सम टाइम वो कुछ क्या होता था कि वो स्क्रू निकल जाते थे और वो चेयर लेग्स अलग हो गए और सीट अलग हो गई। तो ये क्वालिटी का बहुत बड़ा इशूज़ था। आज के दिनों में ये बात नहीं है। आज के दिनों में क्या होता है कि प्लाई के अंदर पहले ही से एक नट फिक्स कर दी जाती है, वो मशीन के ज़रिए होती है, और फिर बोल्ट जिसको कहते हैं, हम लोग उसको कुछ और नाम देते हैं, लेकिन उसको बोल्टिंग जो होती है वो पहले मशीन से कट कर करके उस पोजीशन पे आ जाती है, और सेम पोजीशन पे जा करके जब सीट के ऊपर फिर वो स्क्रू और नट जो लगते हैं वो कहीं ना कहीं पे उसका इम्पैक्ट देती है। तो उसको जितनी बार खोल लीजिए, बंद कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक होती है कि पहले के दौर में और आज के दौर में जो क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया। दूसरी, पहले ये बात होती थी कि जैसे हम चेयर्स बनाते थे तो उस वक्त पहले मैनुअल सिलेंडर हुआ करता था हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए। वो गैस लिफ्ट न्यूमेटिक हाइट एडजस्टर नहीं था। जब था तो वो शायद वो जर्मन वगैरह से आता था या इटली से आता था, चाइना से भी नहीं, इटली और जर्मन की बात होती थी। तो वो टेक्नोलॉजी थी, तो उसमें टाइम भी लगता था और लोगों की मेहनत भी लगती थी। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं था। आज के दिनों में अगर देखें तो कोई भी ऐसी चेयर नहीं है जो कि मैनुअल बनती है, सारी की सारी न्यूमेटिक हाइट एडजस्टर होती है। तो एक यहाँ पे होती है। दूसरी, अगर आप फर्नीचर की बात करेंगे तो फर्नीचर में जैसे हम लोग 100 मशीन से काटते हैं, तो पहले क्या था कि आप लकड़ी को जो एजेस हैं उसको लगाते थे, लकड़ी को 2 mm की लकड़ी, 3 mm की लकड़ी लगाने के बाद फिर पॉलिश कर दिए। आज वो चीज़ नहीं है। आज एज बैंडिंग मशीन लगी हुई है। उससे क्या हुआ कि मशीन वहाँ पे कट आए, खट 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 करके निकलते चला गया। तो जो प्रोडक्शन वहाँ पे पहले हुआ करता था, अगर 1 घंटे में अगर मान लीजिए 10 निकलता था, आज 1 घंटे में सैकड़ों निकलते हैं। तो ये एक क्वालिटी की भी इम्प्रूवमेंट होती है और आपके प्रोडक्शन ज़्यादा निकलते हैं। बहुत खूब। तो ये चीज़ बहुत खूब। तो डॉक्टर नवीन धाम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आपने दोनों बिजनेसेस को बहुत अच्छे डिटेल से समझ लिया है। एक जगह पर तो हमने ये देखा कि बहुत सी टेक्नोलॉजी से फ़र्क आया है, पुराने ज़माने से लेके नए ज़माने तक की शिफ्टिंग हुई है, और एक बिल्कुल ही जैसे चेतन ने बताया हमारे को कि उन्होंने आते ही काफ़ी सारी चीज़ें नई इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी, जिसमें अगेन रोबोटिक्स का भी इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हमारे सामने। तो रोबोट्स का इस्तेमाल होता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बहुत हावी है। तो यहाँ मैं आपको सेफ गार्डिंग टेक्निक्स पूछना चाहूँगा कि क्या क्या सेफ गार्डिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, एक इंडस्ट्रियल यूनिट को किस तरह की सर्टिफिकेशंस को अपनाना चाहिए और वो कैसे मिल सकती हैं? देखिए, जहाँ तक कि सर्टिफिकेशंस की बात है तो एक सर्टिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं ISO 27001। तो ये पूरी अपने आप में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जितने भी लूप होल्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैंडर्ड है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन से इवन IT, HR, एडमिन, फाइनेंस, लीगल और जितने भी ऑपरेशंस हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब पर अप्लाई होता है। और ना सिर्फ कि आपकी फिजिकल सिक्योरिटी और फिजिकल इंफॉर्मेशन, जबकि इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन दोनों आपकी सेव हो जाती है अगर आप इस सर्टिफिकेशन को अप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फिर दूसरी बात है टेक्नोलॉजी की, जहाँ तक ये यूज कर रहे हैं रोबोटिक्स और एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, जैसे PLC हो गया। तो उस केस में इन जो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी होती है उसमें फर्मवेयर होते हैं, तो फर्मवेयर का अपडेशन बहुत जरूरी होता है। और जो अटैक्स होते हैं वो डिफरेंट वेज से हो सकते हैं। जब जब हैकर आपको अटैक कर रहा है, बाहर से अटैक करके जब एक बार वो अंदर आ गया, तो अंदर आने के बाद वो आप उसके पास आपके सिस्टम का कंट्रोल आ सकता है, किसी भी सिस्टम में वो घुस के आपको अटैक कर सकता है। तो उसके लिए आपको जो है
रेड टीम असेसमेंट होती है। रेड टीम असेसमेंट एक मिलिट्री की टर्म है। मिलिट्री ने पहले क्या करती थी, मिलिट्री अपने ही टीम को दो भाग में डिवाइड कर देती थी, एक रेड टीम और एक ब्लू टीम। वो अभी भी करते हैं। रेड टीम क्या करती है, अटैक करती है। ब्लू टीम जो होती है उसको डिफेंस करती है। तो इससे क्या होता है, मिलिट्री को अंदर ही समझ आ जाता है खुद ही कि अटैक वाला क्या सोच सकता है, और जो अटैक कर रहा है उसको पता ये समझ आता है कि डिफेंस वाला क्या क्या सोच सकता है। तो एक रेड टीम असेसमेंट साइबर सिक्योरिटी में भी आ चुकी है, जिसमें कि हम जितने भी जितने भी टूल्स टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, और जितना ज्यादा से ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश कर सकते हैं हम करते हैं। एक ये नॉर्मल वनरेबिलिटी असेसमेंट से बहुत ही वास्ट है, क्योंकि नॉर्मल असेसमेंट में एक स्कोप होता है, पर इस रेड टीमिंग में कोई स्कोप नहीं होता। आप कहीं से भी अंदर घुसने की कोशिश कर सकते हैं। और जबकि ना सिर्फ कि टेक्निकल अटैक होता है इसमें आप एम्प्लॉयज को भी अटैक करते हैं। इवन उनके साथ बात करके भी उससे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और उसका भी यूज अटैक में कर सकते हैं। आप एक कंपनी के अंदर भी घुस सकते हैं गेट से घुसने के बाद उसके वाईफाई को भी अटैक कर सकते हैं। मतलब हर तरह से ओपन रहता है रेड टीमिंग में। मतलब सभी एस्पेक्ट्स जो हैं आप कवर कर लेते हैं उसके अंदर। पर मैं डॉक्टर नवीन धाम आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे ये अभी प्रवेश साहब ने बताया, चेतन ने बताया, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अभी अनऑर्गेनाइज है। चेतन तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रवेश साहब एक थोड़े से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। यहाँ चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो आपकी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो किस हद तक ऐसे बिजनेसेस को हेल्प कर सकती हैं? क्या फ़ायदा होता है? अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ ISO 27001 मैं प्रवेश साहब को देना चाहता हूँ, तो वो क्यों लेंगे? उसका लेने का सबसे बड़ा कारण है कि जैसे आपने कहा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जब आप ये सर्टिफिकेशन उसमें अप्लाई करते हैं, तो हर चीज का एक प्रोसीजर बन जाता है। फिर प्रोसीजर, पॉलिसीज, हर चीज की रिपोर्टिंग होती है, तो वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग होती है। फिर तो जब आप इसको करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप ये सारी चीजें करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि आपका हर साल ऑडिट होता है सर्टिफिकेशन बॉडी से। तो क्योंकि आपको करना ही करना है अगले साल फिर आएगी सर्टिफिकेशन बॉडी, वो चेक करेगी कि पूरे साल आपने कितनी मैच्योरिटी अटेन की है। कि मैच्योरिटी चेक करने के लिए वो हर साल आपका ऑडिट करते हैं, और इंटरनल ऑडिट भी वो चेक करते हैं कि आपने कितनी बार किया। क्योंकि इंटरनल ऑडिट भी साल में 4 बार होता है, हर क्वार्टर में होता है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करें, और अगर वो मेंटेन करेंगे तो अटैक्स उतने ही कम हो जाएंगे उनके। तो सर इन सर्टिफिकेशंस का गुडविल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है कुछ? बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। पूरी दुनिया जानती है कि ISO 27001 क्या है। और जब कोई आपके ही कंपटीटर्स देखते हैं या आपके क्लाइंट्स देखते हैं, तो वो इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी में बिल्कुल सेफ है। बहुत खूब। एंड थैंक्स अ लॉट धाम साहब, आपने हमेशा ही हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करी हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज भी आपने बेहतरीन तरीके से हमें समझाया काफ़ी कुछ। प्रवेश साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आए। चेतन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, टेक टॉक्स का ये एपिसोड तो यहाँ कंक्लूड होता है, लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसी ही इंसाइटफुल हम चीज़ें इस शो के अंदर और लेके आते रहेंगे अपने अगले एपिसोड्स के साथ में। इस शो का पर्पस आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि इस शो का पर्पस है आपके टेक्नोलॉजिकल गैप्स को हम लोग फिल कर पा रहे हैं कि नहीं, उन गैप्स को भरना क्यों ज़रूरी है आपके लिए। टेक्नोलॉजी हमारी दोस्त तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी दुश्मनी बन सकती है अगर हम उसे ठीक से मेंटेन करके ना रखें। तो ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नवीन धाम के नंबर्स मैं यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ, आप इन्हें नोट कीजिए और ज़रूर उनसे टच में आइए ताकि आपकी टेक्नोलॉजी भी सेफली चल सके। धन्यवाद।